नमस्कार, आप देख रहे हैं बात टके की। मैं हूं सोनिया सिंह। सोना चांदी के दाम हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर ट्रेडर को, हर सेंट्रल बैंक को, हर देश को बस सोना और चांदी खरीदना है। तो हम आप जैसे इन्वेस्टर्स क्या करें, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सुरेश केडिया, जो कि डायरेक्टर हैं केडिया एडवाइजरी के। अजय जी, चांदी और सोना नहीं ले पाए हैं, फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या करें? नमस्कार सोनिया जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें सोना चांदी बढ़ता हुआ दिखे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि जब भाव बढ़ते हैं और सोना चांदी, देखो घरों में हमारे पास एक रिचुअल जैसा बना हुआ है कि धनतेरस आ रहा है, हमें सोना चांदी लेना ही लेना है। तो आई बिल्कुल। थिंक फोमो तो बनना ही चाहिए, लेकिन अच्छा फोमो बनना चाहिए। हमारे पास सोना चांदी है तो आई थिंक एक मोमेंटम बना हुआ है, और फैक्टर्स हम जानते ही हैं, काफी फैक्टर्स है जो इस चीज को और ज्यादा एग्रेसिव फोमो क्रिएट कर रहा है। बट आई थिंक एक रैली एक्सपेक्टेड थी और वो आती हुई दिखाई दी है। तो अभी जैसे बैंक ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो उन्होंने प्राइस फोरकास्ट दिया है 2026 में। अगर गोल्ड की बात करें तो 5000 यूएसडी, और सिल्वर की बात करें तो आई थिंक अराउंड 65 यूएसडी। तो अगर ये फोरकास्ट है, यानी कि अभी ये और आगे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। देखिए, पहला अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें, अब तक हमने कंजम्पशन पॉइंट पे बहुत ही लिमिटेड सी देखी। ज्यादा करके हमारे दिमाग में आता है कि सोना मतलब आप कॉइन ले लीजिए या खाली आप ज्वेलरी ले लीजिए। बट पिछले 5 सालों में हमने चीजें बहुत रैपिडली चेंज होते हुए देखा। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो सोना सबसे बड़ा कारण बना है तेजी का सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से। जिस ढंग से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, चाहे हम रशिया बात करें, चाइना बात करें, सभी कंट्रीज अब यूएस बॉन्ड से निकलकर दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी देख रही है कि कहाँ हम पैसा पार्क कर सके, और वो सबसे बेस्ट दिखता है सोने में, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने जबरदस्त बाइंग की है। सेकेंडली, अब तक हम सोने को निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखते थे, लेकिन अब आप देखिए ईटीएफ के अंदर जिस ढंग से पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास जो इक्विटी है उस पर तो बना हुआ तो है ही, बट अब सोने और चांदी में भी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। साथ में हमने इंटरेस्ट रेट में कटौती आते हुए दिख रहे हैं फेड से। तो ये सारे के सारे फैक्टर एक साथ आने की वजह से ये हमने एक बड़ी रैली बनते हुए देखी, जो स्ट्रक्चरल रैली बनी हुई है। तो आई थिंक जो एक सप्लाई साइड, जैसे चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में सप्लाई कहीं ना कहीं 4 साल से डेफिसिट चल रही थी, लेकिन अब एक तरफ हम 5G 6G या फिर हम ईवीज की बात कर रहे हैं, एआई की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, इन सब में मेटल, सेमीकंडक्टर में मेटल यूज होता है, और इसी के चलते 56% इंडस्ट्रियल यूज चांदी का हो रहा है, और ये डिमांड बूस्ट कर रही है सप्लाई के मुकाबले, इसीलिए तेजी आई है। तो आगे भी चलेगी, बट हाँ, हमने इतिहास देखा है पहले भी कि जब जब ऐसी 50-60% की तेजी सोने चांदी में जनरली नहीं आती है, लेकिन कुछ कारण होता है, उस कारण जैसे ही निकल जाता है उसके बाद करेक्शन भी आता है। जी, जो ये कारण है, अगर हम सपोज इसी की बात कर लें, चलो यूएस से निकाल कर अपना एक सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं सारे सेंट्रल बैंक्स, और वो गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं, सिल्वर में बाइंग कर रहे हैं। एक्चुअली गोल्ड में ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, सिल्वर तो प्रॉबेबली क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल है जो आगे फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम आएगा, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में, तो शायद वो भी एक वजह होगी। लेकिन अगर हम अपने लाइफ साइकिल की बात करें, सिल्वर और गोल्ड का जो हमने ऊपर नीचे होना देखा है, अगर हम 1980s या 2011 की बात करें, उसमें और इसमें कोई सिमिलरिटी आपको लग रही है 2025 में? और क्या अब ये थमने का कुछ एक टाइम अब आ गया है कि सांस लेगा आप? देखिए, बिल्कुल थमने का टाइम भी आएगा, सब चीज आएगा, लेकिन आप समझिए जो 1980 में जो इशू हुआ था, जब हमने $50 चांदी को छूते हुए देखा था, वो टाइम पे हमने देखा था हंट ब्रदर ने सिल्वर काफी कॉर्नर किया था, जिसकी वजह से रैली आई थी। बट रिजल्ट देखा हमने, मार्जिन बन गए, लॉन्ग पोजीशन पे बैन हो गया, सप्लाई रिसाइकल माल मार्केट में आना चालू हो गया। तो ये सब कारण थे, जिसके बाद भाव काफी अच्छी गिरावट भी दिखाई दी। 2011 में अगर हम देखते हैं तो खाली ये 2011 की रैली नहीं थी, 2006 से स्टार्ट हुआ, तब भी हमने आई शेयर के ईटीएफ लॉन्च होते हुए देखा, इक्विटी मार्केट में करेक्शन देखा, तो लोगों का रुझान सोने चांदी पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाँ, लेकिन आप देखिए 2011 की जो रैली थी वो 1980 की रैली से डिफरेंट थी, क्योंकि वो पैराबोलिक जंप था, बट ये स्ट्रक्चर था। लेकिन इस बार की रैली है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन एनर्जी का है, इंडस्ट्रियल डिमांड का है, ईटीएफ का है। तो मुझे लगता है यस, पहले जैसा फेलियर नहीं दिख रहा है, बट हाँ, 70-80% की रैली होने के बाद
12-15%, 20% का करेक्शन अगर आ भी जाता है तो वो करेक्शन नहीं होगा, एक तरह का टाइम करेक्शन बोल सकते हैं हम लोग। बट यस, थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, लेकिन जो 1980 या 2011 के जो करेक्शंस थे उसके बियॉन्ड आज हम खड़े, क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। यानी कि ये माना जाए कि जैसे क्रैश वाली बात होती है, क्रैश नहीं होने वाला। जब भी नीचे गिरेगी चांदी तो फिर से बाइंग हो जाएगी और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो अगर अभी की हम बात करें, हर किसी को जैसे कि ये फियर लग रहा है कि हमने मिस आउट कर दी रैली। अब घुसते हुए भी डर लग रहा है कि पता नहीं अब कहीं यहाँ से नीचे न चले जाएं दाम। तो कैसे पता चलाया जाए कि ये सही टाइम है घुसने का, होल्ड करने का या फिर सेल करने का? देखिए, सेल की सलाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिकॉज जिस ढंग से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ये बहुत स्ट्रांग है। बट हाँ, हम्म। जैसे आपने बोला, फंडामेंटल के साथ साथ एक टेक्निकल भी होता है। मैं ये नहीं बोलता हर चीज टेक्निकल पे चलती है, बट एक इंडिकेटर मिल जाए। आज गाड़ी चला रहे हम लोग, स्पीड में चला रहे, बट स्पीडोमीटर पे देखते हैं 180 पे आ गए तो तुरंत हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम्म। अगर हम जैसे 1980 के टेक्निकल्स देखते हैं या 2011 के देखते हैं, तो आज RSI 90 के पार कर चुकी है। ये दर्शाता है कि दिस इज द टाइम वी हैव टू पॉज। ऐसा नहीं कि ये रैली खत्म नहीं होगी। आज 2005 में सोना 5,000 था, 2010 में हमने 14,000 देखा, 2020 के अंदर 30,000 देखा। तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही है। लेकिन अभी जो पिछले 2 सालों में सोना चांदी डबल से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, यहाँ पे हम्म। एक टाइम करेक्शन आना जरूरी है। तो टेक्निकली यस, प्राइजेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। करेक्शन जैसे से आप जानते हैं कि वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो डीपर हो जाते हैं। जो पहले हम 5-7% का देखते थे, अब मुझे लगता है कि 18-20% भी आ सकता है। जैसे 2011 में हमने 38% का फॉल देखा था गोल्ड के प्राइस में। इनफैक्ट 2025 की बात कर लेते हैं तो $3500 से 3100 आया था, जो करीबन 10% का करेक्शन था। तो आप मान के चलिए 12-15% का एक नॉमिनल एक पुल बैक आ सकता है। वहां पे रिव्यू कीजिए फंडामेंटल को, फिर एंटर कीजिए, बट करंट लेवल से थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है। तो जैसे अगर चांदी इस बार हमारी 70% गेन दे रही है, सोना 60% गेन दे रहा है, ये जो एक गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस इसमें रहती है, उस पर इन्वेस्टर क्या ध्यान दें? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो एक मात्र रेशियो नहीं है, ये हम्म। एक इकोनॉमी का बैरोमीटर है। देखिए, गोल्ड एक अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है और चांदी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। और रेशियो निकलता कैसे? गोल्ड के प्राइस को आप चांदी के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक रेशियो निकलेगा, जो इस वक्त 79 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले 50 सालों में ये रेशियो 30 के नीचे नहीं गया है और 90 के ऊपर नहीं गया। हाँ, हम्म। जब भी ये रेशियो ऊपर जाता है इसका मतलब है अनसर्टेनिटी है मार्केट में, इकोनॉमी में। जैसे पैंडामिक पैंडामिक के समय ये रेशियो 126 चले गया था। या दूर नहीं जाते, अप्रैल मई में हमने देखा जब ये लड़ाई चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकियां आ रही थी, तब ये रेशियो 107 तक पहुंच गया था, 107। और जैसे से ये रेशियो नीचे आएगा इसका मतलब है लोगों का रुझान सोने से कम हो रहा है, अनसर्टेनिटी कम हो रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड मतलब चांदी पे रिकवरी आ रही है। तो आज ये रेशियो 80 का लेवल ब्रीच कर चुका है। मेरा मानना है इसका लॉन्ग टर्म एवरेज करीबन 65 के करीब का है। और अगर ये 65 आता है, इसका मतलब है सोना तो ठीक है बढ़ ही रहा है जो बाकी गिवन पॉइंट्स है, लेकिन चांदी उससे ज्यादा बढ़ने की ताकत अभी भी रखती है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मुझे लगता है कि एक बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमी का, जो दर्शाता है कि अनसर्टेनिटी अब खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि रेट कट्स हो रहे हैं। चाइना भी कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को और पटरी पे लेके आए। तो आई थिंक चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है रेशियो के अनुसार। तो अजय जी, मतलब यही माना जाए कि जब ये टैरिफ का वॉर शुरू हुआ या टैरिफ की जो ये अनसर्टेनिटी शुरू हुई और जिसने एक तरह से पूरे वर्ल्ड में भूचाल ही ला दिया कि समझ नहीं आ रहा था कि एक्सपोर्ट करें नहीं करें, महंगा पड़ेगा, मार्जिन्स का क्या होगा, डिस्काउंट्स मांग रहे हैं हर कोई। तो तब से ये सिल्वर का रुझान ऊपर जाना शुरू हुआ, गोल्ड का ऊपर शुरू हुआ। और अगर सपोज मैं कहती हूँ एकदम से कुछ एक मिरेकल हो जाए और ट्रंप साहब बोलें कि टैरिफ जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक ट्वीट आएगा और ये हो जाए, तो तब चांदी का क्या हाल होगा, सोने का क्या हाल होगा? मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, 1980 2011 से चीजें अलग है। अगर मैं बोलता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने आज आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, कोई भी 100% टैरिफ पे काम नहीं कर सकता। आज इंडिया यूएस 50% की टैरिफ पे काम नहीं करता। ये नीचे आ जाएंगे, 15-18% पे आ जाएंगे, जो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएस ने जनवरी में जो क्रिटिकल मेटल्स की लिस्ट के अंदर चांदी को ऐड किया है, क्योंकि अब यूएस हम्म। जानता है कि क्रिटिकल मेटल में मुझे चांदी चाहिए। क्योंकि आज जितने भी सेमीकंडक्टर या ईवीज की डेटा की बात करें उसमें चांदी लगनी ही लगनी है। तो ये राइट। यूज केस कहां से खत्म कर दोगे? आज आप जब एआई पे जा रहे हो, डेटा पे जा रहे हो, उसके लिए कहीं ना कहीं चांदी का उपयोग होना ही होना है। तो हाँ, हम्म। अगर ट्वीट आ जाता है, सेटलमेंट आ जाता है, जैसे हमने इसराइल का
हमास का सीज फायर देखा है, सपोज करो रशिया यूक्रेन का सीज फायर हो जाता है तो करेक्शन आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप 15 से 20% का करेक्शन मान लीजिए, बट ये डिमांड को खत्म नहीं कर देगा जब तक कोई हम्म। टेक्नोलॉजी नहीं चेंज नहीं है। और टेक्नोलॉजी आएगी तो आप समझिए क्रिटिकल मेटल का यूज आना ही आना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो साइन था कि क्रिटिकल मेटल को हम होल्ड करेंगे, आज रेयर मेटल की बात जब चली थी तब हमने देखा तुरंत यूएस का रिएक्शन आया, रेस्पॉन्ड नहीं आया, रिएक्शन आया कि हम हम्म। डी एस्केलेशन करेंगे। तो आई थिंक ये बिगर स्टोरी है चांदी के लिए, कोई छोटी स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की आपने ये बात बोली कि उसके बाद थोड़ा सा सोना चांदी में और ज़्यादा रुझान हो जाता है इन्वेस्टर्स का। लेकिन अभी जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ये गाज़ा वाली डील हुई है तो शायद कुछ सिल्वर नीचे आएगा या कुछ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज अगर हम बात करें तो 6,000 7,000 तो आज फ्यूचर्स ही ऊपर चला गया चांदी का। देखिए हमें देखना है कि मल्टीपल जब ट्रिगर्स आते हैं, देखिए अब तक पिछले 50 सालों में कोई भी एक आधा ट्रिगर था, लड़ाई हो रही है, सेंट्रल बैंक की रेट है, या 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो एक आधा रीजन देता था। बट इस बार बैक टू बैक है, तो सीज फायर मार्केट पूरा अनरीड करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अभी सप्लाई शॉर्ट पड़ी हुई है। आज सामने सामने धनतेरस है, दिवाली है, इंडियन आदमी को तो माल चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 20-20 25-25 हजार रुपए का हम देख रहे प्रीमियम। ऐसा ही हाल अब ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, यूएस में देख लीजिए। तो टाइमिंग, अब जो ये फैक्टर थे सीज फायर के वो ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन टाइमिंग जो शॉर्टेज का क्रिटिकलनेस है वो प्राइजेस को गाइड कर रहा है। ठीक है, तो जितना भी नीचे आएगा तो सेंट्रल बैंक्स वगैरह जो हैं ये फिर से बाइंग कर सकते हैं, और जो इनकी परचेजिंग पावर है वैसे भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये तय हो गया कि आने वाले टाइम में चांदी अब ऊपर ही जाने वाली है, खासकर इसलिए क्योंकि ट्रंप ने उसको क्रिटिकल मेटल्स में शामिल कर लिया है। तो अब एक ऐसी वो चीज़ हो गई है जो कि प्रीशियस से निकलकर क्रिटिकल हो गई है, राइट। ये जो डॉलर इन्फ्लुएंस होता है या जो यूएस फेड रेट के जब कट्स का होता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, उसका कितना इन्फ्लुएंस रहता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसिंग पर, और क्या आने वाले टाइम में अगर रेट कट नहीं होता तो क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए आज ग्लोबल कमोडिटीज जो भी मूव करती है वो डॉलर को देख कर करती है। डॉलर इंडेक्स पिछले साल अक्टूबर में 110 का भाव था, जो गिर के 96 आ जाता है। जुलाई से हम देखते हैं कि यहाँ पे रिकवरी बनना स्टार्ट होगी। देखिए डॉलर में जब तेजी आती है इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर में बाइंग है, एक डर के भी बाइंग होती है। बहुत बार हम देखते हैं गोल्ड भी तेज, डॉलर भी तेज, तो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, इसके लिए लोग सोना भी ले रहे हैं और डॉलर भी ले रहे हैं। लेकिन कच्चा तेल भी तेज हो जाए तो हम बोलते हैं ये जो अनसर्टेनिटी है ये मिडिल ईस्ट से आई हुई है। तो टाइमिंग, यस, डॉलर इंडेक्स साइलेंटली 96 से बढ़कर आज 99 के ऊपर आ चुका है। कारण फेड ने जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज बताई है कि ये अक्टूबर में हम 0.25 का रेट कट देखेंगे, और 92% की प्रोबेबिलिटी है कि हम दिसंबर में भी एक रेट कट देखेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं सोने और चांदी में तेजी आई। क्यों? जब बॉन्ड से पैसा निकलेगा, बैंक ऑफ अमेरिका का एक रिपोर्ट आई थी अगस्त में, जहां पे उन्होंने बताया था कि ये बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे ड्रॉप होगी आप दूसरे एसेट क्लास में जाइए। अब दूसरा एसेट क्लास इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। आज एसएनपी को आप देख लीजिए, तो सोना 2 महीने पहले बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, तो जो एलोकेशन हुए थे वो सोने चांदी में बहुत अच्छे हुए, जिसकी वजह से ये रैली बनी है। हाँ, आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट में पॉज आ जाता है, या जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है, फेड के मेंबर्स बोल भी रहे हैं बार बार में कि हम डेटा ड्रिवन रेट कट करेंगे, तो रेट कट अगर पॉज हो जाती है तो मुझे लगता है सोने के लिए बड़ा करेक्शन का एक मौका बन सकता है। ओके, तो बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर लोगे तो हमेशा के लिए फ़ायदे में रहोगे, और हमेशा उसका दाम बढ़ता ही बढ़ता है। रियल एस्टेट को हमेशा वर्सेस सोना देखा गया। आज की तारीख में आप दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे इंडिया में? इंडिया में अगर हम देखिए, देखो रियल एस्टेट एक एस्पिरेशन है मेरा कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए या एक लैंड चाहिए, लेकिन उसकी अदर कोई वैल्यू नहीं है। आज दिल्ली में बैठा हुआ बंदा, उसको बॉम्बे की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सोना एक ऐसा है जो ग्लोबली हर ट्रिगर उसको ट्रिगर करता है। तो पहला चीज, अब तक सोने को निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा ही नहीं गया था, हमने कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। आज आप घरों में जो 28,000 टन सोने की बात कर रहे हैं वो कैसे आया? क्योंकि हम घर में सोना लाते हैं, वापस बिकता नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट में क्या होता है, ये कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड देखिए लिमिटेड है, सोना भी लिमिटेड है। लेकिन लैंड पे कैसा है कि ग्लोबल फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लोकल पड़ सकता है कि हाईवे आ रहा है आपके घर के बाजू से, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाएंगे। लेकिन सोने में आप देखिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलेगा तो इंपैक्ट आएगा, नॉर्थ कोरिया कुछ बोलेगा तो इंपैक्ट
इम्पैक्ट आएगा, तो कहीं से कुछ भी हो सोने को इम्पैक्ट। तो मुझे लगता है एक लार्जर देन जो हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो गोल्ड एक लार्जर पिक्चर दिखाता है रादर देन प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आपके पोर्टफोलियो में छोटा छोटा एक प्रोपोर्शन सब जगह पे होना चाहिए, लेकिन गोल्ड एक लार्जर पिक्चर में आ चुकी है अभी। तो जैसे ये गोल्ड के शोरूम्स हैं, अभी बहुत सारी जो कंपनीज हैं नई नई स्कीम्स अभी शुरू कर रही हैं कि अपना जो घर का गोल्ड है वो हमारे पास लेकर आइए, और उसके बाद वो कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स उसमें डाल रहे हैं। तो ये क्या पर्पस है, इसके पीछे भी क्या कोई कहानी है कि जो घर का गोल्ड है वो निकाला जाए, बाजार में लाया जाए, वो एक रीज़न है, या फिर सस्टेनेबिलिटी उनके लिए भी मुश्किल हो रही है क्योंकि बायर ही नहीं है, इतना महंगा गोल्ड हो चुका है कि कोई ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें तो वैसे ही मेकिंग चार्जेस का इशू हो जाता है, अनलेस आप कोई कॉइन खरीद रहे हैं या फिर आप कोई ब्रिक खरीद रहे हैं। देखिए, कभी भी जब गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी आती है तो एक जनरल ट्रेंड है जिसको हम बोलते हैं रिसाइकल गोल्ड। अब रिसाइकल गोल्ड आएगा कहाँ से? तो हमारे पास घरों में सबके पास गोल्ड है। और एक चीज आप समझ के चलिए कि जब भी भाव बढ़ता है तो हमारा परचेजिंग पावर टूटता है। आज अगर पहले कोई 70 ग्राम की चेन पहनता था, आज आप देखिए पास्ट के, अगर आप साउथ में आज भी आप देखोगे तो जो गोल्ड पहनने का चलन है वो हैवी गोल्ड में है, जबकि नॉर्थ में आओगे तो वो और लाइट हो जाता है। तो अब हो क्या रहा है, या तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर लीजिए। इस बार भी दिवाली पे अगर आप अभी का देखेंगे तो वॉल्यूम में आपको ड्रॉप दिखाई देगा क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अलग अलग तरीका है कि अगर आप ओल्ड गोल्ड लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लाइट वेटेड ज्वेलरी, आज पहले अगर मैं कोई एक चैन लेता था वो इतनी मोटी एक्चुअल में होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी लाइट वेटेड में ऐसी हो गई कि इसको बॉक्स पैकिंग कर जाती है तो दिखेगा वैसा ही, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम हो गई। तो आई थिंक कि एक तरीका है ये कि लाइट वेटेड ज्वेलरी में शिफ्ट हो, ताकि आपकी जो एस्पिरेशन की मुझे चैन पहननी, मैंने चैन पहनी है लेकिन वेट में कम हो गया। सेकेंडली यही चीज गवर्नमेंट ने भी ट्राई की थी, क्योंकि आज जो हम सोना 700 टन इंपोर्ट करते हैं, बट वो सोना कहाँ पे जाता है? वो हमारे घरों में चल जाता है, उसका इकोनॉमी पे कोई यूज केस नहीं आता है। तो 2014 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई थी, ताकि जो घरों का सोना है ये वर्किंग कैपिटल के तौर पे अगर हम लोग इंडियन मार्केट में यूज करें तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो काफी हद तक कम हो सकता है। या मंदिरों में आज 3-3.5 टन जो डेटा रिलीज हुए हैं, अगर इतना सोना पड़ा हुआ है, अगर इसको मोनेटाइज किया जाए, मतलब हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जाए, ज्वेलर्स को दिया जाए, तो होगा क्या, इससे हमारे इंपोर्ट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएगा काफी हद तक, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा भी। लेकिन आप समझिए हमारे पे सोना एक इमोशनल वैल्यू क्रिएट करता है। जैसे कोई बोलता है मेरे माँ की कंगन है, अब उस चीज को मैं कैसे मेल्ट करके उसको मैं आगे दूं, तो ये जब तक इमोशन जुड़ा हुआ है ये चीज बहुत नहीं लगती है। बिल्कुल। तो जो हमारे इमोशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते गोल्ड में ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, क्या कोई इजी वे आउट है? कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर लें, या कोई ईटीएफ्स है जिनमें वो इन्वेस्ट कर लें जो अभी शायद सस्ते भी हों, और उनके क्योंकि मार्केट तो अभी नीचे गिरा ही हुआ है, हालांकि जो जेब एंड ज्वेलरी का मैंने बहुत ज़्यादा अभी नोटिस नहीं किया है कि उसके स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सस्ता कुछ भी नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो हर चीज महंगी हो रही, खास करके ईटीएफ की कहानी तो आपको पता ही है कि जिस ढंग बिल्कुल। से सब बंद हुआ है। तो पहला चीज है कि यस, आप इमोशनल है तो रिचुअल्स के लिए डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर करंट भाव से भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप रिचुअल के लिए ले रहे, कंजम्पशन के लिए ले रहे, तो आप 5 साल बाद देखोगे तो आज के भाव भी सस्ते दिखेंगे। लेकिन निवेश के लिए मेरा मानना है थोड़ा वेट कीजिए। आपने बिल्कुल करेक्टली कहा है कि ईटीएफ के माध्यम से हम एसआईपी कर सकते हैं। तो एसआईपी आज भी चालू है, क्योंकि एसआईपी करते तो उसका बेनिफिट ये है कि 6 महीने साल भर में भाव में अगर कुछ करेक्शन आ भी जाता है तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। स्टॉक्स के अंदर मैं देखता हूँ उसमें कुछ मैनेजमेंट के कॉल आ जाते हैं, जैसे टाइटन है। टाइटन बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है मुझे, अगर हम एथिकली बोले सब चीज अच्छी है, लेकिन ये हेज करके चलते तो उसका जो गोल्ड का आपको लिवरेज मिलता है वो स्टॉक पे नहीं मिल पाता है। तो मेरा मानना है ईटीएफ्स आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, या एसजीबी गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड जो सेकेंडरी मार्केट पे अब चालू भी है एज ऑफ नाउ, लेकिन प्राइमरी में पहले गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी देती थी, अब तो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी में बॉन्ड्स है, ईटीएफ्स है, और कुछ म्यूचुअल फंड है जो मल्टी एसेट में निवेश करते हैं, तो वहां पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। ठीक है अजय जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी मैं कि जो हमारे दर्शक डायलॉग्स के देख रहे हैं, अगर वो आपसे ये सवाल पूछें कि अजय जी बताइए, अब हम सोना और चांदी दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई एक आसान सा तरीका बता दीजिए। तो इसमें दो चीज है, पहला सोना या चांदी, तो मैं प्रेफरेंस चांदी,
क्योंकि सोना ठीक है अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन चांदी का जो कंजम्पशन है वो शॉर्टेज क्रिएट करेगा। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि $75 तो आराम से अगले 1.5-2 साल में दिखा देगा। तो चांदी को प्रेफर करिए। लेने का तरीका क्या है? लेने का तरीका है SIP, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप ETF के माध्यम से थोड़ा थोड़ा आप इसको निवेश करके चलिए। मुझे लगता है कि एक 12-15% का करेक्शन मैं देख रहा हूं। तो अगर SIP के द्वारा, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप ETF से आप सिल्वर कॉइन भी अगर लेोगे तो हर महीने एक कॉइन लेते जाओगे तब भी एवरेज आउट हो जाएगा। बट मुझे लगता है अगले 3 महीने में एक अच्छा करेक्शन मिल सकता है, वहां पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। बाकी अगले 1.5-2 साल के अंदर प्राइजेस यहाँ से और 25-30% बढ़ने की बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि कंजम्पशन जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहूँगी दर्शकों को कि अपने जो सोने के माफ़ कीजिए, जो चांदी के जो कॉइन्स हैं जो पहले कभी मिले थे और वो अभी काले पड़ चुके हैं और ये नहीं पता कि उनके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो उनको निकालिए, उनको ज़रा साफ़ कीजिए, देखिए कि वो कितने भारी हैं और खुश हो जाइए और उन्हीं से अपनी दिवाली की पूजा भी कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।